एक मिस्टेक जो मैंने अपने इंग्लिश एग्ज़ाम में की जिससे मुझे लगता है कि मेरा पूरा रिज़ल्ट डाउन हो गया वॉज कि मैंने सैम्पल पेपर्स नहीं लगाए, मैंने रिटन प्रैक्टिस नहीं की। और मैं इसीलिए आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप जितना भी टाइम आपके पास पड़ा है ना, मैंने लास्ट के 4 दिन में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और उसमें भी मैंने एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम अपना अनसीन पैसेजेस को दे दिया था। मैं ये नहीं कह रही कि आप अनसीन पैसेजेस मत करो, बट आई नो मेरे को ये था कि CVT है ना जो उसमें अनसीन पैसेजेस आते हैं तो मैं वो कर लेती हूँ। एंड एक्चुअली में मुझे CVT में अनसीन पैसेजेस ने हेल्प किया। बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हुई थी, तब भी मेरे इंग्लिश में 170 आ गए थे 200 में से, जस्ट बिकॉज ऑफ अनसीन पैसेजेस की। ठीक है, मैंने कर लिया था इधर उधर मैनेज, बट बहुत सारे बच्चों के कम आए थे तो मैं ठीक है मैं मानती हूँ, बट बोर्ड्स में उसी की वजह से मेरा रिजल्ट डाउन भी हो गया। एंड इसीलिए मैं कह रही हूँ राइटिंग प्रैक्टिस आप लोग जितनी कर सकते हो उतनी राइटिंग प्रैक्टिस करो। मैंने एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम भी नहीं दिया था इंग्लिश को। लास्ट के 4 दिन आई डोंट थिंक आर इनफ। आपको रिटन प्रैक्टिस अगर करनी है तो आपको एटलीस्ट 6-7 दिन पहले से करनी चाहिए। ये मेरी वो है, मतलब ऐसे नहीं करी कि पूरा ही आप इंग्लिश को दे दो टाइम। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता है आपको उसको भी टाइम देना है, आई अंडरस्टैंड, उसके भी चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश को लास्ट के 4 दिनों के लिए छोड़ दो कि वो तभी करेंगे। हम शुरू ही तभी करेंगे क्योंकि हम ना फिर रिटन प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और जो बच्चा इंग्लिश में रिटन प्रैक्टिस नहीं करता और अगर आपकी इंग्लिश एकदम ही बिल्कुल सुपीरियर नहीं है ना तो वो नहीं कर पाते हम मैनेज। और ऐसा भी होता है कि अनसीन पैसेजेस में तो कभी कभी या MCQs में तो ऐसा होता है, ऐसा लगता है ये भी क्वेश्चन सही है ये भी क्वेश्चन सही है, और हमें तभी जिस्ट में समझ में आएगा कि कौन सा आंसर सही है जब हम पैसेजेस के भी वो लगाएंगे, मतलब पूरे सैम्पल पेपर्स लगाएंगे, तब हमारे MCQ सही होंगे। इंग्लिश के तो प्री बोर्ड्स भी बहुत डिफ़िकल्ट आते हैं, मेरे तो डिफ़िकल्ट आए थे, तो मेरे कभी 70 से ऊपर तो उसमें मार्क्स आए ही नहीं और मैं तब भी सीरियस नहीं हुई। एंड आई थिंक मैं अपनी गलती मानती हूँ, आई डेफिनेटली अग्री कि मेरी गलती थी। बट मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ राइटिंग पार्ट को या फिर लिटरेचर को कम मत समझिएगा, ठीक है। और लिटरेचर के स्पेशली जो आपके मोरल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसका बच्चों को स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता है, ठीक है। मैंने अगर आपको मोरल क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं सैम्पल पेपर्स में, वैसे इनफ मोरल क्वेश्चंस हैं बट वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके स्ट्रेट फ्रॉम द सिलेबस क्वेश्चंस नहीं आते हैं इंग्लिश में आजकल, एटलीस्ट मेरे टाइम पे और मैंने जितना देखा है नहीं आते स्ट्रेट फ्रॉम NCERT। अब मोरल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो पूछते हैं ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, पूरा इंटरप्रेट करना होता है और उसमें भी हमें स्ट्रक्चर्ड राइटिंग करनी होती है, हम कुछ भी बकवास नहीं लिख सकते। तो सैम्पल पेपर सर्च करो, मोरल क्वेश्चंस ढूंढो, ChatGPT को बोलो कि वो आपको मोरल क्वेश्चंस ढूंढ के दे, क्योंकि हमें ना अब वहाँ पे मैं बैठी हूँ बहुत ज़्यादा ना पेपर ना अपना क्रिएटिव राइटिंग होती है। मैंने जितना देखा इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वाला राइटिंग पेपर होता है, तो आप वहाँ पे जाके आपको आइडिएट करना पड़ता है। और वो आइडिएट आप कब कर पाओगे, जब आपने दूसरे लोगों के आंसर्स देखे हैं या फिर आपने पहले क्वेश्चंस के आंसर्स देख रखे हैं या कर रखे हैं खुद से सॉल्व, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। और प्लीज़ पुराने सैम्पल पेपर्स या CBSE के सैम्पल पेपर्स जो भी है ना उनके आंसर्स भी देख के जाना, उनकी मार्किंग भी देख के जाना कि उन्होंने अगर स्टेप मार्किंग किया है तो किस उस पर कितने मार्क्स दिए। जब भी आप शुरू करो तो प्लीज़ जो भी पोएम है या जो भी चैप्टर है उसके जो वो हैं लेखक जो हम कहते हैं ऑथर का नाम प्लीज़ स्पेसिफाई कर देना और लिख देना कि दिस इन दिस एंड दे सेड दिस। और इंट्रो ज़रूर बनाना, फिर मेन बॉडी भी लिखना। देखो इंट्रो में तो आप क्वेश्चन से लिंक करो ना करो डजेंट मैटर, मेन बॉडी में आपको क्वेश्चन, मतलब इंट्रो में तो आप ऑथर के बारे में थोड़ा सा बता दो, ऑथर के बारे में नहीं चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता दो। फिर मेन बॉडी में आप क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड सबको आंसर कर दो। और मेन बॉडी और भी बढ़ सकती है, 2-3 पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, और लास्ट पैरा में आप कंक्लूड कर दो, ठीक है। कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हम लोग भूल जाते हैं कंक्लूड करना, स्पेशली इंग्लिश में टाइम मैनेजमेंट लास्ट तक भी लगे रहते हैं बच्चे, लास्ट तक भी पेपर नहीं होता है। एंड मेरा तो फर्स्ट पेपर था तो मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम शुरू में ही अनसीन पैसेजेस पे ही मैंने स्पेंड कर दिया था। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको लास्ट में भी टाइम देना है। पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, पेपर इतना लेंदी भी नहीं होता, बट प्लीज़ एक लिमिट में रहना, जो भी आपकी लिमिट है, जितने भी वर्ड्स आपको पता है उसी लिमिट में रहना। क्योंकि ऐसा हो जाता है हमें लगता है कि ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता है,
हम इसमें बहुत अच्छे से पूरा स्पेसिफाई कर देंगे, बट टीचर आपको आपके एक्स्ट्रा उसके मार्क्स नहीं देता है। टीचर आपको इसके मार्क्स देता है कि जो आपसे पूछा गया है क्या वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए हो। मतलब आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी रहना है बट बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी रहना है, बिकॉज वरना आपका पेपर छूट सकता है, ठीक है। और फॉर्मेट्स को बहुत अच्छे से लर्न करके जाना, इधर उधर मत करना। अगर किसी में कन्फ्यूजन हो रही है तो प्लीज़ डियर सर, शिप्रा मैम, जिसको भी फॉलो करते हो उनको कर लेना। और कुछ चैप्टर्स हैं ऐसे, मुझे तो डीप वाटर बहुत ही ऐसा डिफ़िकल्ट सा लगता था, तो वो देख लेना, ठीक है। कि जो चैप्टर्स डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उनको उनके वीडियोस देख लो, एनिमेशंस देख लो, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। या आई थिंक दैट इज़ इट। अगर कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, बट प्लीज़ डोंट मेक दीज मिस्टेक्स जो मैंने की हैं, एंड यू विल बी गुड टू गो। Thank you so much for watching the video, and please like, share and subscribe. Bye.